हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे डे 15 तक के टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये हमारा डे 16 है। आज हम इस टॉपिक में 301 से लेके 320 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। अर्थात ये हमारा आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से लास्ट टॉपिक है, या कहें कि लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 16 है, जिसमें आज हमें 301 से लेके 320 तक के टॉपिक को कवर करना है। ऑलरेडी हमने 300 टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने उन 300 टॉपिक्स को देखा होगा। उसमें हमने आपको साइंस एंड टेक कवर कराया, मिडवेल इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्शन को कंप्लीट कराया, और साथ ही हमने उसमें आपको ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद है कि आप वो सारे टॉपिक देख चुके होंगे। और आज ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट वीडियो है, तो इससे हमारे 4 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे जो भी पार्ट्स आएंगे वो एनवायरनमेंट से संबद्ध होंगे, यानी कि 321 से लेके 500 तक के जितने भी टॉपिक होंगे वो एनवायरनमेंट से संबद्ध होंगे, और वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट को कवर कर देंगे। तो इस तरीके से फिर हमारे 5 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो हम अपने आज टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम न केवल आपको जीएस कवर कराते हैं, बल्कि सीसेट के साथ साथ रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है करंट अफेयर्स का। इसमें हम आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से बताते हैं, और ये बताते हैं कि करंट की घटना को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को आपको गैस करना चाहिए, ताकि आपके यूपीएससी में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। साथ ही आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए लिंक की मदद से टेलीग्राम से जुड़कर नित्य एमसीक्यू, इसकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी पूरी बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लेट्स क्रैक प्रीलिम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबद्ध प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे हमने काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। तो अब हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में वास्तुकला के टॉपिक को कवर कर रहे थे। उसमें हमने चैत्य, स्तूप, विहार वगैरह ये सारी चीज़ें, गुफाओं वगैरह को कवर कराया था। हमने थोड़े से वहाँ पे संदर्भ में चैत्य की बात की थी, विहार की बात की थी, स्तूप की बात की थी, बट हमने वहाँ पे आपको केवल स्तूप पढ़ाया था। लेकिन आज हम आपको उसके आगे की कहानी कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। यूपीएससी ने सामान्य स्तर पर क्वेश्चन पूछा था एक बार कि चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस होता है, बट आपसे अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो अब डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम दोनों को डेप्थ में देख लेते हैं कि चैत्य का मतलब क्या होता है और विहार का क्या मतलब होता है। क्लियर? चैत्य क्या होता है? चैत्य स्थापत्य का एक रूप होता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से, अर्थात इसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है और ना ही जैन धर्म से है। आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ी ठिकानों पर भिक्षु रहते थे, साथ ही पहाड़ों पर ठिकानों का इस्तेमाल आश्रय स्थल के रूप में भी किया जाता था। वैदिकोत्तर काल या मौर्य काल में चैत्य निर्माण की शुरुआत नहीं हुई थी। वस्तुतः चैत्य हॉल मौर्योत्तर काल की प्रवृत्ति की विशेषता है। इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने प्रीवियस पार्ट में एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अगर याद हो कि स्तूपों का निर्माण तो प्राचीन काल से ही हो रहा था, ना कि बौद्ध काल या मौर्य काल में। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि चैत्य का जो निर्माण था वो प्राचीन काल में नहीं हो रहा था, वो मौर्योत्तर काल में हो रहा था। अब आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर मौर्योत्तर काल हो या वैदिकोत्तर काल हो, ये तो प्राचीन में ही आते हैं। प्राचीन का प्रभु मतलब ये है कि मौर्योत्तर के पहले का जो प्राचीन, ठीक है, यानी कि वैदिक काल हो, सिंधु सभ्यता हो या मौर्य काल हो। ठीक है, तो अब आप इतना जान गए कि ठीक है, चैत्य निर्माण कब से शुरू हुआ? मौर्योत्तर काल से, यानी कि मौर्य काल में चैत्यों का निर्माण नहीं होता था। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा कि जो चैत्य का संबंध है वो बौद्ध से है। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। देखो, अब अगर जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतना ही डेप्थ आएगा और बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए
अब बात आती है हमारी मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक चैत्य निर्माण कार्य काफ़ी तीव्रता से हुआ। चैत्य निर्माण का मुख्य क्षेत्र है दक्कन भारत। आप में से कई सारे बच्चों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिरकार चैत्य निर्माण दक्कन में ही क्यों हुआ, क्योंकि दक्कन की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो ठोस हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, जबकि उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं वो ठोस नहीं है, इसलिए वो भरभरा कर गिर भी सकती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पत्थरों पे जो सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ की गई हैं वो दक्कन में की गई, क्योंकि दक्कन में वास्तव में पथरीला एरिया था, पहाड़ी एरिया था। ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ें तो और इंटरेस्ट आता है। चूँकि दक्कन, वही बात है, चूँकि दक्कन भारत की पहाड़ियाँ ही उसके लिए उपयुक्त थी, चाहे वह उसकी ब्रह्मगिरी हो। अब आप बताइए ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकलती है? कृष्णा, आपने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है। सह्याद्री हो या नीलगिरी, इन्हें काटना, खोदना, घिसना काफ़ी आसान होता था। शैलकृत चैत्य हॉल का सर्वाधिक निर्माण दक्कन भारत में ही हुआ है। हीनयानी चैत्य गृह में बुद्ध के प्रतीकों का चलन था। अब आपको अगर हीनयान का कॉन्सेप्ट पता है ना तो फिर आप देखकर ही बता दोगे कि अच्छा हीनयान जो चैत्य होगा उसमें बुद्ध के प्रतीक होंगे, बुद्ध को मानव रूप में वहाँ पे नहीं दर्शाया जाएगा। क्लियर। अब कई सारे चैत्य हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे भाजा है, पीतलखोड़ा है, कोडानी है, अजंता है, पांडोलिनी है, विदिशा है, कार्ले है, कन्हेरी है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन से चैत्य हीनयान के हैं, कौन से महायान के हैं। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कार्ले, इसमें सर्वोत्तम चरम अवस्था है, यानी कि चैत्यों के निर्माण में कार्ले का जो चैत्य है वो सबसे उत्तम है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी चैत्यों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ताकि आपके मन में जो डाउट्स हैं वो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक। नहीं तो फिर दिमाग में बना रहता है ना कि अरे चैत्य क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है। और जब तक पता नहीं होता तब तक फिर मज़ा भी नहीं आता है पढ़ने में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आखिरकार चैत्य हैं कहाँ पे, कैसे थे चैत्य। ठीक है। बिहार कैसे थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीज़ें हमने वैसे तो दिखा दी हैं, बट हम आपको ये फिर से एक बार दिखाना चाहते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक। शायद अगर मिल जाता है यहाँ पे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे तो मूर्तियाँ हैं अभी। हाँ, अभी तो मूर्तियाँ ही दिखाई पड़ रही हमें। यहाँ पे ये क्या है? नहीं, ये तो भी नहीं है। स्थापत्य कला में आपको देखने को मिलेगा चैत्यों को, और काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह दी गई है चैत्य निर्माण वगैरह की। ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये सांची का स्तूप जो मैं उधर आपको दिखाया था ना, उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो सांची के स्तूप को ऐसे। ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे सभी डिज़ाइनें बनी हैं। मैंने आपको दिखाया था कि बुद्ध के प्रतीकों को इस्तेमाल के रूप में किया गया। क्लियर। ये देखो वेदिका, प्रवेश द्वार की प्रतिमाओं का चित्रांकन। ठीक है। ये वेदिका है, इसी को वेदिका बोलते हैं, प्रवेश द्वार को। ठीक है। तो आप देख सकते हो, उसमें पढ़ा था ना आपने, वेदिका अलंकरण काफ़ी था इसमें। क्लियर। ये आयक स्तंभ जो मैंने बताया था आपको, आयक स्तंभ कहाँ का था? नागार्जुन कोंडा का। ठीक है। सबसे खास विशेषता यहाँ पे थी। तो ये हमने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था। आप में से जिन बच्चों ने देखा होगा प्रीवियस पार्ट, हालांकि वहाँ हमने आपको फिगर नहीं दिखाया था क्योंकि हमें नहीं पता था कि फिगर हमें इस जगह पे मिल जाएगा। ये अमरावती के देखो चित्र जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। अमरावती के सारे चित्रों का चित्रांकन मिला है। ठीक। यहाँ पे बुद्ध को घोड़े के रूप में ये देखो दिखाया जा रहा, महाविष्क्रमण। क्लियर। अलंकृत स्तूप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं देखने को। तो ये देखिए, ऐसे आप समझो ये हैं। ठीक है। ये हमारे क्या हैं? चैत्य हैं। कार्ले का है, कन्हेरी का है, भाजा का है। तो आप देखो कार्ले का देख रहे हो कितना भव्य बनाया गया पत्थरों को काट कर। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं देखने को, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक। ये आप देख रहे हो कैसे इसको काट कर बनाया गया है। समझ गए? इसी को चैत्य बोलते हैं, यानी कि ये एक तरीके का पूजा घर होता है। समझ गए? तो बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। नासिक की गुफाएं ये आप देख सकते हो, खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है। ये उदयगिरी, खंडगिरी के गांधार शीर्ष हैं अंदर का, ये सब हम आपको दिखा चुके हैं। ये बुद्ध की मूर्तियाँ हम आपको पहले ही पढ़ा दिया था हमने। ठीक है। ये देख सकते हो मथुरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति, नागराज मथुरा से। ठीक है। ये मूर्तियाँ हैं। समझ गए? तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको वैसे पढ़ा दी थी, तो उम्मीद है कि आपने वो सभी चीज़ों को देखा होगा। चलिए अब हम अपना देखते हैं आज का आगे का टॉपिक क्या है। आगे है फिर इसमें महायानी चैत्य कौन कौन से हैं। महायानी चैत्य हैं नागार्जुन कोंडा, अभी हमने आपको दिखाया, अमरावती, अजंता और एलोरा। क्लियर। यानी कि क्या मतलब है
कि इसमें महायान में क्या होगा, बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया होगा। क्लियर। एलोरा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। आपको बस इतनी बात यहाँ याद रखनी है। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलाश मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। हमने आपको एलोरा के टेम्पल को बता दिया था प्रीवियस पार्ट में, आपने जो शुरू में आर्ट एंड कल्चर देखी होगी तो वहाँ पे अजंता और एलोरा को हमने काफ़ी डिटेल में आपको दिखाया था। तो आपने अगर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा इसे ही एलोरा का मंदिर कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दिख जाता है तो हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि अच्छा यहाँ पे ये एलोरा मंदिर है। ठीक है, शायद अगर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा हमें तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। होता क्या है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी होती हैं तो ढूंढने में दिक्कत आती है। अजंता की ये देखो गुफाएं आप देख लो अभी यहाँ पे। ठीक, ये अजंता की गुफाएं हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे ये देखो, ये हमारा अजंता का है अंदर का चित्र। ठीक है, ये अजंता का आप देख सकते हो ऐसे। क्लियर। ये हमारा यहाँ पे राजकुमार के दरबार का चित्र, बोधिपत पर अजंता की पेंटिंग्स हैं। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना इन सारी चीज़ों पे कि बोधिसत्व की ये कहाँ पे है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पे अगर एलोरा का आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अजंता तो हमने आपको दिखा दिया, एलोरा मिल जाना चाहिए कायदे से, शायद होगा तो मिल जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की देखो कोई प्रॉपर बुक नहीं है, इसीलिए कोई एक जगह पर डायग्राम इसमें मिलते नहीं हैं, और बाकी लोग जो पढ़ाते हैं तो वो डायग्राम देते भी नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। एक डायग्राम हो तो हम उसको सामने पिक्चर्स को ले आएँ, लेकिन कई सारे डायग्राम हमें यहाँ पे देखने पड़ते हैं। ठीक है, देखो अगर मिलता है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे शायद मिल जाए। ये क्या है, ये भी नहीं है हमारा। ये तो वहाँ का है आपका बोरोबुदूर का मंदिर है। ठीक है, ये आपको नहीं पूछ रहा है भाई। अजंता कहाँ है, ये दिलवाड़ा माउंट आबू का है। अब शायद आपको मिलेगा अजंता एलोरा, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। नटराज मंदिर यहाँ पे शायद आपको मिलेगा, अजंता एलोरा। लिंगराज मंदिर है, ये जगन्नाथपुरी है आपका। हाँ, खजुराहो मंदिर, हाँ अब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको कैलाश मंदिर है। ठीक है, ये आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का। इसी पे यूपीएससी ने आपको पूछ रही है क्वेश्चन जो हमने आपको अभी दिखाया। ठीक है, ये कैलाश मंदिर के ये देखिए, ये सब हैं अंदर के उसके चित्र। यहीं पे ये देखो, ये रावण है, उठा रहा है कैलाश पर्वत को। आपको हमने पीछे भी पढ़ाया था, ये शिव और पार्वती यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैन तीर्थंकर, ये नीचे बाएं पे मूर्ति है। ठीक है, ये गंगा देवी की मूर्ति है। क्लियर, ये जैन तीर्थंकर हैं, सॉरी मैंने बुद्ध आपको बोला था। ये बाहुबली की प्रतिमा लगती है एक तरीके की, गोमतेश्वर की। ठीक है, ऐसे ही आपको बाहर प्रतिमा देखने को मिलती है। क्लियर, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये एलोरा के अंदर की संरचना है गुफा में। ठीक है, देखिए सब के सब ऐसे बैठे हैं। यही चीज़ें आपको बस यहाँ पे देखनी है। क्लियर, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गया। फिर बताती है मंदिर स्थापत्य की। इसका क्या मतलब, ऑलरेडी हमने ऐसे बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लो। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार होता गया और गुप्त काल को संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता से लैस देखा जाता है। क्लियर, गुप्तकालीन मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं। मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर होता था। मंदिरों के चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। क्लियर, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मंदिर के भीतर आप लोग ये मंदिर के संबंध में ना हमारी टेम्पल सीरीज को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी कि गर्भगृह क्या होता है, मंदिर क्या होता है। ठीक है, वो 3D के रूप में हमने वहाँ पे आपको कराया था। मंदिर के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी, जिसे गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, ये भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मंदिर की सपाट छत पर शिखर बनाने की शुरुआत हुई थी। क्लियर, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं, मतलब पत्थर से बने। केवल भीतर गांव और सिरपुर के जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है
वो केवल ईंटों से बना है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन से मंदिर गुप्ता टाइम पीरियड के हैं, तो आप बता देंगे कि ये मंदिर गुप्ता पीरियड के हैं। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये मंदिर ऐसे बना है गोल गोल, ठीक है, तो ये मंदिर के बीच में मुख्य देवता हैं, फिर 4 देवता यहाँ पे अलग अलग जगह बैठे हैं, ठीक, इसको बोला जाता है पंचायतन शैली। यूपीएससी ने एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि पंचायतन शैली का संबंध है चित्रकला से, मंदिर निर्माण की वास्तुकला से, संगीत से, तो आप बता देंगे कि मंदिर निर्माण कला से संबंधित है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। कांचीपुरम के महान पल्लव शासकों ने रथ और मंडप के निर्माण में विशिष्ट योगदान दिया। प्रीवियस में हमने आपको पढ़ा दिया है कि रथ मंडप क्या होते हैं, अर्जुन रथ वगैरह, द्रौपदी रथ वगैरह, और बताइए क्या था वहाँ पे, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर, ये सारी चीज़ें हम, धर्मराज रथ जिसको बोलते हैं युधिष्ठिर का, वो सारी चीज़ें हमने आपको कवर करा दी हैं। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उनमें डिफरेंस को लेकर। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा मंदिर किस शैली का है, ठीक है। हमने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको करा दी हैं, तो आप फिर भी इसको देख लीजिए। आप में से जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा वहाँ पे एमसीक्यू भी आप सॉल्व करते होंगे, और मंदिर के हम जो पिक्स आपको भेजते थे नागर शैली, द्रविड़ शैली, उसमें हमने आपको पूरी लिस्ट भी भेज दी है कि कौन से मंदिर नागर शैली के हैं, कौन द्रविड़ शैली के हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, फिर भी हम शेयर कर देंगे वहाँ पे। नागर शैली की क्या विशेषता है? मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो मंदिर होते हैं ना, ये ऐसे बने होते हैं, नीचे से ऊपर तक आयताकार में, ये आयत होता है, ठीक है, तो ऐसे बने होते हैं। दूसरी बात क्या है इसके अलावा, सामान्यतः उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखी शिखर से संयोजित होता है। एक बार आप यहाँ पे ऐसे फिगर देख सकते हैं, तब आपको चीज़ें और हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, ये तो विरूपाक्ष मंदिर है। अभी हालांकि हमने मंदिर आपको दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे हम द्रविड़ की ओर पहुँच गए हैं, तो हम आपको फिर भी अगर मिल जाता है यहीं पे, नहीं तो हम ऊपर तो आपको लेकर चलेंगे ही। ये देखो रथ मंडप हैं, जो रथ की हम बात कर रहे थे ना, ये 5 रथ हैं, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, ठीक है, ये रथ मंडप हैं। ये मामल्लपुरम के समुद्र तट के मंदिर हैं, ठीक। ये आप ऐसे देख सकते हो, ये होती है पंचायतन शैली एक तरीके की। 3, 2, 5 देवी देवता हैं ये होता है आयताकार मंदिरों का निर्माण। क्लियर? ये आप ऐसे देख सकते हो। ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये जो ऊपर का शिखर है, आप में से कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमने एक क्वेश्चन भी कराया था मेंस में, आंसर राइटिंग में, ठीक है, तब वहाँ पे हमने इसी डायग्राम का फिर से उपयोग किया था। तो आप ऐसे यहाँ पे देखो, ये बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, तंजौर का यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि ये देखो ऐसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का, यानी कि ये नागर शैली का नहीं है, ये पता होना चाहिए, द्रविड़ शैली का है। लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पे ना सही, हम आपको नागर शैली में दिखाएंगे, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज रहोगे। तो नागर शैली का मंदिर अगर यहाँ पे मिलता है तो दिखा देते हैं। वैसे नागर शैली का यहाँ पे मंदिर है तो नहीं, यहाँ पे शायद ऊपर हमें मिल जाए नागर शैली का कोई मंदिर। यहाँ पे लिंगराज वगैरह जैसे अभी हमने आपको दिखाया था ना, तो शायद यहाँ पे लिंगराज मंदिर होगा। ये स्तूप है, स्तूप को हमें नहीं देखना था, लिंगराज मंदिर को हमें देखना था। तो यहाँ पे शायद मिल जाए। होता है ना, कई चीज़ें अनअरेंज हो जाती हैं, पेज नंबर तो हमें याद नहीं रखना पड़ता है कि ये अजंता एलोरा, ठीक है, मिलेगा यहीं पे आपको, लेकिन इतना मुझे कंफर्म पता है। हाँ, अब आपको मिलेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे भीतर गांव का भी मंदिर मिल जाएगा और लक्ष्मण मंदिर भी मिल जाएगा। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग टेम्पल सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। भारत दर्शन टेम्पल सीरीज़ हमने आपको कवर कराई है, वहाँ पे हमने मंदिरों को बहुत अच्छे से दिखाया है। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चों ने उसमें, और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। ये देखो, ये दशावतार की मूर्ति है, ठीक है, देवगढ़ के दशावतार की, ठीक। ये ऐसे विष्णु जी लेटे हुए हैं शेष सैया पे। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मंदिर। ये तो त्रिपुतांग की मूर्ति है, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ठीक है, कहाँ पे, एलिफेंटा की गुफाओं में। क्लियर?
यहाँ पे मैं मंदिर आपको दिखा दूँ, अब शायद मिल जाएंगे एक दो मंदिर। नालंदा है, कहाँ गए भाई, कहीं पे तो मिल जाओ। हाँ ये देखो, ये 10 अवतार मंदिर है देवगढ़ का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये देखो, ये मंदिर है आपका, ठीक है। ये आपका मंदिर है नचना कुठार मंदिर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, क्लियर। भीतर गांव का ईंटों का मंदिर, ये ईंटों का मंदिर है, क्लियर। ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो मैं आपको मेन मंदिर दिखाने जा रहा हूँ वो किसका है, लिंगराज का, ठीक है। उत्तर नागर शैली का सबसे फेमस मंदिर, ठीक है। उसी से आप समझ जाएंगे कि वास्तव में नागर शैली हमारी होती कैसी है, ठीक है, या उसके कौन कौन से फीचर हैं। क्योंकि वो अगर आप समझ गए तो आपका आंसर आराम से हो जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नागर और द्रविड़ में। द्रविड़ की खास बात क्या होती है कि वहाँ पे आपको तालाब मिलेगा, गोपुरम वहाँ पे मिलेगा। ये कुछ वहाँ के इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं जो आपको वहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम अपने लिंगराज टेम्पल को। कहाँ पे है लिंगराज टेम्पल, शायद काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया मंदिर। ये बोरोबुदुर का जावा का है, अब शायद आएगा हमारा लिंगराज मंदिर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शायद हाँ, ये देखिए ये है लिंगराज मंदिर, ठीक है। इसको थोड़ा वैसे करके देखते हैं। ये जगन्नाथपुरी का उड़ीसा का मंदिर है, हाँ ऐसे आप देखो, ये देखो ये है लिंगराज मंदिर, ठीक। इसी को कहते हैं क्या, रेखा द्यूल, क्लियर। ये है यहाँ का, ये द्रविड़ शैली का शिखर है, ये यहाँ का लिंगराज का है। इसकी खास बात क्या है कि ये सब ऐसे बनेंगे शिखर, क्लियर। ये सब के सब ऐसे आपके शिखर बनते आते हैं और ये ऊपर आमलक होता है, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब ऐसे बनते हैं, मतलब एक तरीके से मंजिल टाइप के इमारतों के रूप में, क्लियर। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यही आपसे बस उस पर क्वेश्चन पूछा है और यही उसने आपसे इतनी बातें कही हैं। सोचो इतना टाइम लग गया, लेकिन वही होता है ना, छोड़ना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। अब देखते हैं आगे। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित होता है जिसे जगती कहते हैं। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है, जो अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये वास्तव में एक रेखीय शिखर है, ठीक है। ये प्रायः 3 उभारों से संयोजित होता है, जिसमें सबसे मध्य के उभार को क्या कहते हैं बताइए, भद्ररथ कहते हैं। किनारे वाले को कर्णरथ कहते हैं, ठीक है। और भद्ररथ और कर्णरथ के मध्य के उभार को प्रतिरथ कहते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ ये शब्दावलियाँ किस वास्तुकला से संबंधित हैं, संगीत से और मंदिर निर्माण से, चित्रकला से। तो आप बता देंगे कि मंदिर निर्माण शैली से संबंधित हैं। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा होता है, जिसे आमलक कहते हैं। ऑलरेडी हमने आपको दिखाई दिया, ठीक है। उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। नागर शैली में शिखर अपने ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर पतले होते रहते हैं, यही हमने आपको दिखाया। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ भी होता है। तो अब हम कई सारे फीचर यहाँ पे पढ़ लिए, तो उनको एक बार दिखा देते हैं फिर से आपको, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ वगैरह, ये देखो ये ऊंचाई पे बने ना, एक कंदरिया महादेव मंदिर है, तो इसे जगती कहते हैं। ये जो छोटे छोटे मंडप है ना, इनको अलग अलग नाम दिया गया, भद्ररथ, कर्णरथ, ये सारी चीज़ें, क्लियर। ये खजुराहो के टेम्पल का मतलब यहाँ पे दिया गया चित्र ऊपर, ठीक। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ठीक। चलिए फिर बात आती है, शिखर के नियोजन में बाहरी रूपरेखा बड़ी स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उभरती है, अतः इसे रेखा शिखर भी कहते हैं, ठीक है। रेखा शिखर अब आपको इसमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने ऑलरेडी बता दिया। फिर बात आती है, वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इसकी मुख्य विशेषता है, जो मैंने आपको दिखाया। तकनीकी के आधार पर देखा जाए तो उठता हुआ विमान और शिखर नुमा छत इस समन्वय नागर शैली की मुख्य पहचान है। आपसे देखो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा नागर शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली में डिफरेंस, तीनों के द्वारा कौन कौन से मंदिर हैं, उन मंदिरों के नाम, बस, ठीक है। और आपको अच्छे से डिफरेंस अब पता चल गया है कि अच्छा नागर शैली जो होता है जगती पर बनता है, उसके शिखर रेखानुमा होते हैं, ठीक है। पंचायतन शैली का उपयोग किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हालांकि नागर शैली की कई उप शैलियाँ हैं, जैसे उड़ीसा में जो होती है उसे उड़िया उप शैली कहते हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा में उसे अंतर्वेदी उप शैली कहते हैं, मध्य प्रदेश की खजुराहो के टेम्पल, चालुक्य सोलंकी उप शैली गुजरात व दक्षिणी राजस्थान में है,
कश्मीर में कश्मीरी शैली, ठीक है। इनमें कुछ को नाम दिया गया, जैसे उड़ीसा में जो मंदिर बनते हैं उनको कलिंग कहते हैं, गुजरात में लाट कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में पर्वती कहते हैं। आपसे हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि किस शैली के मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग कहा जाता है, गुजरात में लाट कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में पर्वती कहा जाता है, तो आप बता देंगे कि ये नागर शैली की बात कर रहा है। उरुश्रंग एवं अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी पहचान और विशेषताएं हैं, ठीक है। उरुश्रंग का क्या मतलब होता है? उरुश्रंग आप ऐसे समझो कि ये जो है ना श्रृंग ऊपर वाले, ये सब, ये जो ऊपर के ये एक बना है, ये बना है, फिर ये जो चोटियाँ नहीं, इनको उरुश्रंग कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको इतने ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टेम्पल सीरीज़ देखेंगे ना तो वहाँ और डिटेल में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी विजुलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ ज़रूर देखिए। खजुराहो के मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ मंदिर है कंदरिया महादेव का, इसको हमने काफ़ी डिटेल में कराया है, आप वहीं पे देखिए। इसमें शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। लक्ष्मण मंदिर चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन द्वारा निर्मित हिंदू तथा जैन धर्म को सम्मिलित रूप से समर्थित मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को सोलंकी शासकों की देन न मानकर गुज्जर प्रतिहारों की देन माना जाता है। आप हमेशा पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो बताइए? कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष, उसमें आप गुज्जर प्रतिहार इन सबको पढ़ते हो, तो वही चीज़ें। उड़ीसा वास्तुकला की अपनी पहचान विशेषता है, जिसमें देउल यानी कि गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमान, यही जो हमने दिखाया, ठीक है। जगमोहन क्या होता है? गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल, नट मंडप, जगमोहन के बगल में नृत्य करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे भारत दर्शन सीरीज में बताया है। बार बार मैं कह रहा हूँ देखना ज़रूर, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने देख लिया, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो बार बार, लेकिन मेरा काम है ना बताना आपको। चलिए, भोग मंडप, परकोटा तथा ग्रेनाइट पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चर्चा में भी रहा है चक्रवात के कारण, क्योंकि इसके बाहरी हिस्से कुछ नुकसान हुए थे, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण, और नोट में भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के ब्लैक पैगोडा के अतिरिक्त उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है। यूपीएससी ने आपसे एक बार क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से सूर्य मंदिर कौन कौन से हैं? मार्तंड का पूछा था, कोणार्क का पूछा था, और कश्मीर का आपसे ये अल्मोड़ा वाला पूछा था, उत्तराखंड का, ठीक है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा स्थापत्य की संपूर्ण विशेषताओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था, ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा। कश्मीर शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मार्तंड मंदिर। मोढेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि मोढेरा मंदिर सूर्य मंदिर पे समर्पित है, ठीक है। यह मंदिर, और आपको पता होना चाहिए स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, मोदी जी का नाम हो गया मोढेरा स्टेडियम का। यह मंदिर ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा बनवाया गया था। मार्तंड मंदिर ये सूर्य मंदिर है जो भग्नावस्था में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। पालकालीन स्थापत्य में धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमपुर विहार महाविहार बांग्लादेश में है, जो सबसे बड़ा बौद्ध विहार केंद्र। यूपीएससी आपसे हिस्ट्री मैपिंग पे इस पे क्वेश्चन पूछती है, और इस वर्ष पूछा भी था, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। नालंदा महाविहार की स्थापना तो गुप्त काल में कुमार गुप्त ने की थी, किंतु पाल शासकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी, तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने, ठीक है। बेसर शैली, नागर हमने पढ़ लिया, अब बेसर शैली को देखते हैं। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, और बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार होता है या अर्ध गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें वृंदावन का वैष्णव मंदिर है जिसमें गोपुरम भी बनाया गया है, और दूसरा है होयसल शासकों के द्वारा मैसूर के हलेविड में बनाया गया होलेश्वर मंदिर। आपको हम दिखा देते हैं हलेविड मंदिर, बिल्कुल स्टार की तरह नज़र आते हैं, ठीक है, और हमने आपको दिखाया भी था पहले भी, तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा हलेविड मंदिरों के बारे में। शायद यहाँ पे अगर मिल जाता है, शायद हमने नीचे ही दिखाया था, हाँ यहाँ पे आपको दिखाते हैं हलेविड, बिल्कुल स्टार की तरह, वो काफ़ी ज़्यादा वो डिज़ाइन होती हैं उनमें, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। यहीं पे ये देखिए, ये जो है ना ये हलेविड है मंदिर, होलेश्वर मंदिर, देख रहे हो कितने डिज़ाइन है, कितना ज़्यादा इस पर अलंकरण है, ठीक है।
ये क्या होते हैं, बेसर शैली, मतलब इसमें नागर के फीचर भी होते हैं और द्राविड़ के भी फीचर होते हैं। क्लियर। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य में एलिफेंटा की अधिकतर गुफाएं हिंदू यानी कि शिव और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि एलोरा में तीनों को समर्पित हैं। हमने आपको दिखाई दिया था। एलिफेंटा बनी त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के तीनों रूपों को दर्शाती है। अभी हमने आपको दिखाया था प्रकांड त्रिमूर्ति। ठीक है। फिर बात आती है द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली क्या है? 7वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार और मस्तक गुंबदाकार 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। ऐसे आप देख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था ना, फिर से आपको दिखा दे रहा है ताकि आप ये ना कहो कि सर नाइंसाफ़ी कर रहे हो क्या हमारे साथ। तो देखिए, आप ऐसे बहुमंजिला आकार में आपको मिलेंगे। यहाँ पे मिल जाए मंदिर, हाँ ये देखो, ये हैं कई मंजिल बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को कहते हैं द्रविड़ शैली। यहाँ पे मंडप वगैरह काफ़ी सारे होंगे, सीढ़ियाँ होंगी। ठीक है, आगे आपको गोपुरम भी मिलेगा। ये देखिए, ये गोपुरम होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको देगा। ये देखो, ऐसे ऐसे बना होता है पूरा मंदिर, ये गोपुरम होता है। और एक और ख़ास बात है, क्या खास बात है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, कि जो मंदिर होते हैं ना साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली के, उसमें तालाब जरूर होगा मंदिर के उस पर। ठीक है, प्रांगण में। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तालाब देख रहे हो, ये तालाब जरूर आपको वहाँ पे मिलेगा एक। क्लियर। तो ये इसका एक मेन फीचर है, जिससे आप पहचान सकते हो कि अच्छा ये द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, अब आप देखिए, द्रविड़ शैली की पहचान संबंधी विशेषताओं में 4 दीवारी है, आपने भी देखा, गोपुरम है, वर्गाकार अष्टकोणीय गर्भगृह है, पिरामिड नुमा शिखर है, मंडप है, विशाल संकेतित प्रांगण है और अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। ठीक है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, चोल काल में ऊंचाइयों पर पहुंची और विजयनगर काल के बाद इसमें ह्रास आया। ठीक। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। मतलब चोल काल में जो ये मंदिर बने तो उसमें मूर्तियों को, चित्रकला को एक साथ मिक्स कर दिया गया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको अभी फिगर दिखाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की, देखा था ना आपने। देखिए, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है तंजौर का ये जो किनारे है ना मंजिला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई हैं, डेकोरेटेड। क्लियर, ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है इसमें चित्रकला और वास्तुकला को एक साथ मिक्स कर दिया गया। ठीक है। चलिए, द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण थे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है पल्लव कालीन स्थापत्य। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। और आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विजयनगर साम्राज्य के शासक द्वारा कल्याण मंडप बनाया गया। ठीक है। पल्लव काल में रथ व मंडप दोनों ही प्रस्तर काट कर बनाए जाते थे। आदि बाराह, महिषादर्मनी, पंच पांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष प्रसिद्ध हैं। रथ मंदिर मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, गणेश, पिंडारी रथ, वलेकुट्टी प्रमुख हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं इन सबको। ठीक है, ताकि आपको लगे कि अच्छा हमने इनको पढ़ तो लिया है। ठीक है, क्योंकि और आपको पता होना चाहिए एक चीज़, आप और भी देख रहे होंगे, आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो सब इन्हीं से बन रहे हैं। ये देखो, ये मंडप है ना सारे, तो आपको फिर इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं को क्वेश्चन पूछती है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपके नोट्स इसी से बने। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मामल्लपुरम। क्लियर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। एक तो ये बंदरों का यहाँ पे चित्र अंकित हुआ है, ये तपस्वी मुनि हैं। ठीक, ये हाथी हैं। ठीक, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा है वो कौन पर्सनैलिटी है, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हालांकि आपको बताया भी है, आप में से कई सारे बच्चों ने देखा भी होगा। ये बिल्ली है, ये जो है ना यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो है ये बिल्ली है और ये इसके नीचे चूहा बैठा है। बिल्ली अपने दोनों हाथ ऊपर क्यों किए जानते हो? इसलिए ऊपर किए हुए हाथ, ये चूहे से बोल रहे कि भाई साहब अब मैं आपको नहीं खाऊंगी। तो चूहे ने बोला इतनी अच्छी तुम कब से हो गई? तो ये बोले बात यह ना कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऊपर वाले ने कहा कि अब आप चूहे को खाना बंद कर दीजिए, तो अब मैं चूहे को नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो ये इसमें स्टोरी है। ठीक, अब बात आती है महिषासुरधर्मनी का जो चित्र है। यहाँ पे देखो, ये गंगा को भागीरथ का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए अगस्त्य मुनि का चित्र है। क्लियर। यहाँ पे ये महिषासुरधर्मनी का चित्र है। क्लियर। ये यहाँ पे देखो कई सारे देवी देवताओं का चित्र है, हनुमान का यहाँ चित्र है। ठीक है,
यहाँ पे ये मंडप का चित्र है। क्लियर, ये सारे काफ़ी सारे चित्र हैं, काफ़ी सारे देवदूत हैं, अप्सराएं हैं। आपको पता होना चाहिए मोदी साहब ने चिनपिंग के साथ में यहीं पे पिक क्लिक करवाई थी। क्लियर, आपने देखा भी होगा। खैर कोई बात नहीं, वो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मंडप है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इन 8 रथों में द्रौपदी रथ 1 मंजिला है, छोटा है। बाकी 7 रथों को सप्त पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क टेम्पल को, ठीक है। तो आप समझ गए। पल्लव काल की अंतिम एवं महत्वपूर्ण राजसी शैली में रॉक कट आर्किटेक्चर है। शैल कर्तन के स्थान पर प्रस्तर ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण हुआ है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण रणसिंह वर्मन ने करवाया। आपसे सिंपल क्या क्वेश्चन पूछेगा? मामल्लपुरम पे क्वेश्चन पूछेगा कि वहाँ पर बने मंदिर किसके हैं? राष्ट्रकूटों के, पल्लव के, चोलास के। तो आप बता देंगे पल्लव वंश से संबंधित है। कांजीवरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर पल्लव वंश द्वारा निर्मित शैव धर्म से संबंधित एक मंदिर है। चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग कर ऐसे कई सारे मंदिर बनाए हैं जिनका अनुकरण कई सारे पड़ोसी देशों और राज्यों में हुआ है। जैसा कि आप पढ़ते हो ना बोरोबुदूर का स्तूप वगैरह, शुरू में आपने देखा भी होगा, हम जो आपको पिक्चर्स लगाए हुए हैं प्रोमो में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसमें जावा के बोरोबुदूर मंदिर को दिखाया है, ठीक है। तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर जिसे बृहदेश्वर दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है, चोल सम्राट राजराज से संबंधित है। यानी कि जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वो राष्ट्रकूटों का ना होकर किसका है? चोलों का, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक। विजयनगर दौर के जो भी मंदिर बनवाए गए वे सब द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप का चलन आया जिसे कल्याण मंडप कहते हैं। यूपीएससी ने इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वास्तव में ये लाइन उसने इसी नोट से ली थी जो हमने आपको अभी उपिंदर सिंह का नोट्स दिखा रहा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। विजयनगर काल में मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापन में शासकों और उनकी पत्नियों की भी मूर्तियां लगाई जाने लगीं। आप हमेशा वहाँ पे पढ़ते हो ना, अमरम नाम की एक व्यवस्था चालू हुई थी, तो उसी से संबंध है। आपने जब बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी राजा की, नायकों की, ठीक है। तो वो वास्तव में विजयनगर साम्राज्य की ही विशेषता थी। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें हमने एंसेंट इंडिया की कवर कर ली। अब जो वास्तुकला के कुछ एक फीचर हैं जो कि मेडवल इंडिया पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि मेडवल इंडिया पे आपसे एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और जो इस्लामिक परंपरा है उस पर कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन तुलनात्मक करके, ठीक है। तो वैसा ही हम पढ़ते हैं। क्या है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की सर्वप्रथम विशेषता सहतीरी शिल्पकला और मेहराबी गुंबद कला का सुंदर समन्वय है। गुंबद और मेहराब इस्लाम की देन नहीं है, वस्तुतः इसकी आरंभिक संरचना रोम में मिलती है और इसे भारत लाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि वास्तव में इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, या कहें कि जो चित्रकलाएँ वहाँ पे बनती हैं वो कैसी हैं, तो उनको हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। क्लियर, ताकि आप समझ जाएं कि अच्छा इंडो वास्तुकला ऐसी थी। क्लियर, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं देखेंगे तब तक आप समझ ही नहीं सकते हैं कि इंडो वास्तुकला उस समय की थी कैसी। क्लियर, आप ऐसे देखो, ये है इंडो वास्तुकला का। आप सोच सकते होगे कि कितना मिक्स करके नोट्स हमें निकालना पड़ता है अलग अलग जगह से। क्लियर, ये देखो, ये है जटिल जाली का निर्माण, ये ऐसे बनता था, ठीक। सहतीरी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये जो देखो दरबार ऐसे बने हुए ना, सहतीरी कला यहीं पे उपयोग होती थी, समझ गए। दीवार पर डैडो पैनल आगरा का, ये पित्तरादुरा टेक्निक है आगरा में। आप में से जब भी कोई व्यक्ति लाल किले घूमने गए होंगे तो वहाँ पे छतों पे जो दीवाने आम दीवाने खास हैं, तो वहाँ पे यही डिज़ाइन बनाई जा रही है, पहले से भी बनी है, तो इसी को पित्तरादुरा टेक्निक कहते हैं। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर, बाकी हम आपको दिखाएंगे अभी आगे जब इसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य श्रेय तुर्की शासकों को जाता है। इमारतों की साज सज्जा में भारतीय अलंकरण और इस्लामी सादगी का समन्वय हुआ और अरबस्क शैली उभर कर आई। क्लियर, इल्तुतमिश ने कुव्वत और इस्लाम मस्जिद के प्रांगण को दुगना करवाया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुरान की आयतें लिखवाईं, ठीक है।
कुतुब मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। आपने देखा ही होगा दिल्ली में है कुतुब मीनार। इसकी मरम्मत इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी व आगे मेजर आर स्मिथ ने करवाई। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इल्तुतमिश के निर्माण से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। इल्तुतमिश भी हैं, फिरोज शाह तुगलक भी हैं, सिकंदर लोदी भी हैं, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक तो हैं ही। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाए। आपको बस देखना है, इस पर क्वेश्चन इतना डिटेल में आएगा नहीं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाज़ा में देखने को मिलता है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तुगलक वास्तुकला भवन निर्माण में इस्लामिक सादगी, मोटी व ढलवा दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, अष्टभुज आधार पर संगमरमर की सफ़ेद गुंबद तथा मस्जिदों का क्रॉस आधार जैसी विशेषताएं तुगलक काल में देखी जा सकती हैं। जहांपना नगर को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर की थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांपना नगर की स्थापना किसने की थी? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कोटला फिरोज शाह यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। इसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। क्लियर? आपको पता होना चाहिए अब इसका नाम बदल दिया गया, स्टेडियम है ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। क्या नाम रख दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पे। लोदीकालीन इमारतों में 4 बाग पैटर्न की शुरुआत के साथ साथ बेहतर अनुपात और उच्च गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग देखा जा सकता है। 1591 में हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई 4 मीनार इमारत एक चौराहे पर बनी है। इसकी दिशाओं से चारों ओर रास्ते जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हैदराबाद की जो 4 मीनार का निर्माण है किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार चुनाव को लेकर यहाँ पे चर्चा में रहा था, ठीक है। मध्यकाल में बंगाल के स्थापत्य की विशेषता ये रही कि इसमें पत्थर का काम कम और ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। काले संगमरमर का भी इस्तेमाल मिलता है। शेर शाह सूरी का युग सबसे बेहतरीन स्थापत्य का नमूना उसका स्वयं का सासाराम बिहार में बनवाया हुआ मकबरा है। क्लियर? तो अब हम इतनी चीज़ें जितनी हमने पढ़ ली हैं इन सबको चित्र के माध्यम से या कहें डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। ये दौलताबाद के किले का दृश्य है ऊपर से, ठीक है। ये आपका ग्वालियर के किले की बात है, ठीक। ये आपका चांद मीनार है, दौलताबाद की 4 मीनार नहीं है, ये चांद मीनार है। क्लियर? ये आपका इतमादुल्ला का मकबरा है आगरा का, ठीक है। पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आप ये देखो यहाँ पे ये इमारतें ऐसे बनवाई जाती थी। इन सबको सैतीरी कला या डिज़ाइन जो बनती थी ना, इसको कहा जाता है। क्लियर? आप ये देख सकते हो। फिर ये मांडू का महल है, ठीक। यहाँ पे होशंगाबाद का मकबरा है, हिंडोला महल है, ठीक, उल्टा बना है। जहाज महल है मांडू का। ये मांडू की जामा मस्जिद है। क्लियर? ये ताजमहल है, ठीक है। मतलब आप सोचेंगे इसमें तो बड़ा स्लो आप बोल दिए, तो ये ताजमहल है, ठीक है। ये देखिए ये आपका है, ठीक। यहाँ पे ताजमहल का ही है सारा डिज़ाइन वगैरह, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि टेक्निक है कैसे पत्थरों को उकेरा गिरा है। ये पित्रादुरा टेक्निक है पूरी की पूरी, ठीक है। ये सब पित्रादुरा की है। ये कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, ठीक है। किसने खुदवाई? अभी मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? ये गोल गुंबद है जो अभी हम बता रहे थे आपको, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये गुंबद का ढोल है, ठीक। ये फुसफुसाहट दीर्घा है। क्लियर? ये जामा मस्जिद है दिल्ली की, आपने देखा ही होगा। ये देख सकते हो दिल्ली की जामा मस्जिद का चित्र। क्लियर? ये मुख्य द्वार है, किबला है, मेहराब है, तालाब है, लीवान है, सहन है, मुख्य द्वार है। क्लियर? तो आप ये समझ गए। बाकी आपको इसमें कुछ भी, ये देखो अंड है, अरबस्क है, अरबी शैली। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अरबस्क क्या होती है। लाइनों, पत्तियों और फूलों वाली सजावटी डिजाइन जो कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की है, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्या देखना है, और कूट वगैरह ये तो हमें देखना नहीं। कोस मीनार आपको पता ही है। गोपुरम हमने आपको अच्छे से बता ही दिया, ठीक। 4 भाग पैटर्न क्या होता है? वर्गाकार भागों में पानी के पैनलों से अंतर विभाजित 4 भागों में विभाजित उद्यान। जैसे आप लोग गए होंगे जब हुमायूं टॉम में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तालाब बीच में बना हुआ है, ठीक है।
तो वो आप देख सकते हो, जगमोहन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछता तो है बट इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। तोरण क्या है? दरवाजे पर लगा नक्काशी द्वार, सर्पाकार तोरण जिसे समारोह के दौरान लगाया जाता है। त्रिपुरातांग शिव धनुष और तीर वाले हथियारों के साथ, ठीक है। बाकी आपसे पंचायतन, ये आप देख सकते हो, 4 कोनों पर छोटे मंदिरों के बना मुख्य मंदिर, क्लियर। पित्रादुरा तकनीक मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, क्लियर। प्रदक्षिणा पथ आपसे पूछेगा नहीं, फ्रेस्को बाकी आपको याद नहीं रखना है, भित्ति चित्र आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। खैर बाकी आपको जिसको ये बुक चाहिए हो ना, वो आप हमारे नीचे टेलीग्राम में लिंक दी गई है, उससे जुड़कर ये बुक प्राप्त कर सकते हैं और इन शब्दावलियों को जो आपको न समझ में आए आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। हम तो ये मान के चलते हैं आपको याद होंगी ही। मध्यकालीन स्थापत्य में क्षेत्रीय राज्यों का क्या योगदान रहा? जैसे सल्तनत काल के स्थापत्य की विशेषताओं में मेहराब गुंबद में सहतीरी शिल्प और तुर्की आर्क डोम कॉम्बिनेशन की मेहराबी शैली का आरंभ हुआ, तो वहीं मुगल काल में पित्रादुरा तकनीक, संगमरमर का इस्तेमाल और मीलों घेरे वाले महल, चार बाग शैली और रंगीन मेहराब गुंबद का चलन बढ़ा। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जैसे आप जब लाल किला में जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उसको घेरा गया है, खूब बड़े उसमें वर्ग में घेरा गया है। इमारतें भी हैं, बीच में आपको वहाँ पे छोटे छोटे तालाब भी मिल जाएंगे, आप देखे होंगे, ठीक। वहाँ पे बाग बगीचे भी मिल जाएंगे। तो ये सब क्या चीज़ें, ये मुगल काल की विशेषताएँ, क्लियर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे हमारी आगे कि मुगल वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है। यूपीएससी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है कि मुगल काल में केवल संगमरमर का उपयोग हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये गलत आप बात बोल रहे हो, केवल संगमरमर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता है कि उसके भीतर शहर समा सकता है। भवन निर्माण में घुमावदार कोणदार रंगीन मेहराब का इस्तेमाल हुआ है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक भवन की नींव डाली। आपको पता होना चाहिए जहां पना किसने किया था? MBT ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। हुमायूं ने क्या किया था? दीन पना, क्लियर। अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। आपको पता होना चाहिए कि पर्सिवल स्पीयर क्या बोलता है कि जहांगीर भवन बनाता था जबकि अकबर क्या बनाता था? भारत, क्लियर। सॉरी जहांगीर नहीं, शाहजहां के काल में स्थापत्य टॉप पे गया था ना, जहांगीर तो चित्रकला में फेमस था। तो वो बोलता है कि शाहजहां अगर भवन निर्माण करता था तो अकबर भारत निर्माण करता था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम शैलियों का मिक्सअप रखता था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, पंचायत महल, इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चार बाग शैली पर बना है। आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे में संगमरमर का अभाव मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो ऊपर का गुंबद है उसमें आपको संगमरमर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया। इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बताया, ठीक है। मरियम का महल पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जहांगीर काल में कई सारी इमारतें बनी। अकबर का मकबरा बना जो कि सिकंदरा आगरा के पास में है। एतमद्दौला का मकबरा जो अभी हमने आपको दिखाया आगरा में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। अनारकली का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का लाहौर में है। दिलकुशा नगर लाहौर में। शालीमार बाग कश्मीर में। एक बार IIT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शालीमार बाग कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। एतमद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो अभी हमने आपको दिखाया था ना, पूरा संगमरमर से बना था, ठीक। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट था। 7वीं दिल्ली को बसाने का श्रेय शाहजहां को है। दिल्ली 6, दिल्ली 7 आप सुनते हो ना। शाहजहां ने 1638 में यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। शाहजहानाबाद जो नगर था वो अष्टभुजाकार था। लाल किले का निर्माण भी करवाया यहीं पे, यानी कि जो जामा मस्जिद का एरिया है ना लाल किले का, उसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्य संयोजन माना जाता है। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। अंग्रेजों ने गोथिक, नव गोथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, विक्टोरियन, नवशास्त्रीय, रोमांस की व पुनर्जागरण जैसी यूरोपीय शैलियों की इमारतें बनाई। ये हमने लाइन क्यों लिखी? देखो, यूपीएससी हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गोथिक कला शैली का संबंध किससे है, तो अंग्रेजों से। नो गोथिक का अंग्रेजों से, ठीक है। वैसे गोथिक आर्ट को भारत में लाने का श्रेय किसका था? पुर्तगालियों को। क्लियर? तो आपको बस इतनी चीज़ें आप पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। अब एक बार दिल्ली को देख लेते हैं, काफ़ी बार चर्चा में रहती है ना, केजरीवाल साहब को लेकर, एलजी की टसल को लेकर, तो इसलिए दिल्ली के अलग अलग नाम देख लेते हैं किस किस ने रखे। तो हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आदिलाबाद किसका नाम था, तो आप बता तो सकते हो। किला ए पिथौरा इसका नाम था, तोमर वंश, चौहान वंश और मामलुक सुल्तान के दौर तक। सीरी किला इसे नाम दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद नाम दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। आदिलाबाद नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कोटला फिरोज शाह नाम दिया फिरोज शाह तुगलक ने। पुराना किला दीन पनाह, शेर शाह और हुमायूं द्वारा नाम दिया गया। मतलब पुराना किला नाम दिया गया शेर शाह के द्वारा, दीन पनाह नाम दिया गया हुमायूं के द्वारा। शाहजहानाबाद दिल्ली और लाल किला इसका नाम दिया गया किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने स्थापत्य की पूरी क्लास को कवर कर लिया, अर्थात आपने अपने सभी टॉपिक 320 तक में पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लिया, पूरे साइंस टेक को कवर कर लिया। आपने इसमें मेडवल इंडिया के इम्पॉर्टेंट पोर्शन को कंप्लीट कर लिया और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया प्रीलिम 2021 की दृष्टि के हिसाब से। मतलब हमने ये लाइन क्यों जोड़ी? क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर साइंस टेक तो आपने पूरी कराई ही नहीं, केवल ऑर्बिट स्पेस पढ़ा दिया, तो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, रोबोटिक्स क्या होती है, ये आपको नहीं पढ़ना होता है। ये करंट से क्वेश्चन आता है और इस पे भी जो क्वेश्चन आता है ना, वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स से सॉल्व होता है कि ड्रोन के क्या क्या उपयोग हैं। तो आप क्या करेंगे, कई सारे उपयोग होते हैं, तो वो हम आपको जब बैक ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताएंगे, और जब करंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे साइंस टेक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मिशंस हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, इन सबको हम वहाँ पे कवर कराते हैं, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, वो सब करंट में कवर होगा, ठीक। आर्ट एंड कल्चर को इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो करंट में होगा वो करंट में हम आपको कवर कराते ही रहते हैं, ठीक है। तो करंट से होगा। देखो होता क्या ना, आप ऐसे समझिए कि जीएस आप ये मान के चलो 100% कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 100 कब होता है कि जब इसमें आप पूरा करंट को मिक्स कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स वास्तव में पूरे के पूरे जीएस को समेट लेती है, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे नहीं पढ़ते हो 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो 100 सुनार यहाँ पे है पूरा का पूरा जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, ठीक है। और एक लोहार कौन सा है? करंट। करंट में ये सब इंक्लूड है अपने आप। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे तो ट्रेडिशनल के हिसाब से पढ़ा दे रहे हैं। जब हम आपको करंट भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम ट्रेडिशनल को मिक्स कर देते हैं, समझ गए, कि ताकि आपको उस समय करंट की कहानी जटिल ना लगे। क्लियर? तो उम्मीद है अब आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, या कहें कि नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ पे हम आपको क्या कराएंगे, इन्वायरमेंट के पोर्शन को कवर कराएंगे, यानी कि 321 से लेके 500 टॉपिक तक हम आपको इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे। ऑलरेडी जिन बच्चों ने इन्वायरमेंट बुक सीरीज़ ना देखी हो तो वो इन्वायरमेंट बुक सीरीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इन्वायरमेंट को बेसिक से पढ़ाया है, बट यहाँ पे हम आपको थोड़ा स्टैंडर्ड होकर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने उतनी चीज़ें कवर कर ली होंगी। क्लियर? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके।